गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डीपीपी क्यों नहीं आ रहा है? डीपीपी तो आ रहे होंगे। डीपीपी तो डेली डिस्कस हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून। भाई जिनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कल की डीपीपी नहीं आई? अच्छा, तो आज अभी चेक कर लेते हैं। डीपीपी तो आनी चाहिए, कल रिकॉर्ड भी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग कहां पर थे भाई? हम लोग इसका, हमें लगता है ये स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे। इस स्पेक्ट्रम में हम लोग ने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं। पता नहीं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आती है, बट हमारे लिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम चीजों को थोड़ा सा आसान करना चाह रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ये ना भी याद रखें तो भी वही है, जैसे बुक्स कहती हैं कि भाई आप जुगाड़ लगा के कर लीजिएगा, अपना हिट एंड ट्रायल वगैरह जो भी आपको समझ में आए वैसे कर लीजिएगा। लेकिन वो कोई समझदारी का तरीका नहीं है यार। समझदारी का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा घर में मजदूरी करके जाइए, ताकि एग्जाम में मजदूरी ना करने पड़े। पता चला एग्जाम में माथा फोड़ रहे हैं, उससे अच्छा है आपने अभी दिमाग लगा रखा है, खूब मेहनत कर रखी है, और एग्जाम में आप स्मार्टली अपने आंसर्स को निकाल रहे हैं, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। अब इसमें हम लोग ने देखा भी था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें याद होगा हम लोग ने कल लिखे भी थे। तो मैंने ये स्पेक्ट्रम बना भी रखा है। इसमें भी कुछ चीजें अगर एक दो नई निकल के आती हैं तो देख लेते हैं। जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो नीचे का हिस्सा है हमारा, ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा, वो लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। और उसके बाद जो ये वाला हिस्सा निकल के आता है वो वामर सीरीज को बिलोंग करता है। तो कल हमारी बात हुई थी कि इनके बीच में ये सन्नाटा है, और इस एनर्जी का कोई भी फोटोन एमिट नहीं होगा। फिर उसके बाद निकल के आई थी कि बामर सीरीज के ऊपर पाश्चन सीरीज होगी, और पाश्चन सीरीज और बामर सीरीज के बीच में भी एक ऐसा रीजन मिलेगा जो आपको सन्नाटे वाला रीजन दिखाई देगा। अच्छा, अब बात तो सही है, लेकिन जब तुमने पाश्चन सीरीज निकाली तो पाश्चन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 1.51 है, और जो मिनिमम एनर्जी है वो 0.66 है। तो पाश्चन सीरीज को लोग जो है हमें ऐसे नजर आते हैं यहां से लेके यहां तक। अब बात तो सही है, लेकिन जब तुम ब्रैकेट सीरीज निकालोगे तो ब्रैकेट सीरीज ये लाल वाली बनेगी। तुम देखो, ब्रैकेट सीरीज वो होगी जिसमें N1 जो है वो 4 होगा। अब अगर N1 4 है तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटोन की वो 0.85 होगी। तुमने याद कर रखा है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसका मतलब हुआ वो जो 0.85 है वो 0.66 और 1.51 के बीच में घुस जाएगी। ये समझो, यानी ये जो रीजन है हमारा यहां, ये लाल वाला, ये यहां से लेके यहां तक, ये ब्रैकेट सीरीज आ रहा है, और ये पाश्चन आ रहा है। अब दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे भी फोटॉन्स हो सकते हैं जो कॉमन आ रहे हैं। ये देखिए बीच में कॉमन एरिया आ रहा है, ये व्हाइट वाला जो हिस्सा है ये कॉमन आ रहा है, व्हाइट और रेड का। अब अगर ये हिस्सा कॉमन आ रहा है तो दिक्कत ये है कि भाई इस कॉमन एरिया को जो फोटोन बिलोंग करेगा वो बामर को भी बिलोंग कर सकता है, पाश्चन को भी बिलोंग कर सकता है। अब ये इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि वो या तो बामर को बिलोंग, सॉरी, या तो ब्रैकेट को बिलोंग करेगा या वो पाश्चन को बिलोंग करेगा, दोनों को तो बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई कॉमन एरिया से रिलेटेड सवाल पूछता है तो हो सकता है कि उसने जो ऑप्शंस दिए हो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो N1 3 का हो या 4 का हो। 3 और 4 दोनों नहीं होने चाहिए फिर, क्योंकि अगर 3 और 4 दोनों हुए तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा, फिर तो कोई जुगाड़ ही नहीं है इसका। यानी जो एनालिसिस आप कर रहे हैं उस एनालिसिस में ये क्लियर कट रीजन है जो याद किया जा सकता है, ये सन्नाटे वाला क्लियर कट रीजन है जो याद किया जा सकता है, ये वाला क्लियर कट रीजन बामर का याद किया जा सकता है, फिर ये सन्नाटा क्लियर कट रीजन है जो याद किया जा सकता है, फिर मुझे लगता है जो प्योर व्हाइट है उसको भी याद किया जा सकता है, दिस इज प्योर व्हाइट, इसको भी याद किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो ये मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है, और कहीं बीच में ऐसा कोई एरिया है जिसको आप क्लियर कट रीजन बना सके, तो वही लग रहा है कि सर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अब स्पेक्ट्रल लाइंस जो है काफी हद तक मर्ज होने लगेंगी, जिसकी वजह से अब आपको क्लियर कट रीजन या आप देखकर ये बता पाए कि ये फोटोन पर्टिकुलरली इसी रीजन को या इसी सीरीज को बिलोंग करेगा, ये मुश्किल लग रहा है।
तो जो क्लियर कट रीजन्स हैं वो अपने हिसाब से समझे जा सकते हैं, और वो क्लियर कट रीजन मैंने उस दिन भी लिखे थे, मैं फिर एकदम साफ साफ लिख के दिखा देता हूं कि 10.2 से लेके अगर आप 13.6 ईवी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कट आप लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और लाइमन की बात करते ही एक चीज फिक्स हो गई कि आपका N11 होगा। और क्लियर कट रीजन क्या है? एक क्लियर कट रीजन सन्नाटे वाला भी है, वो भी याद रखना चाहिए। 3.4 ईवी से लेके 10.2 ईवी तक ये प्रॉपर सन्नाटा है, यानी इस रीजन को कोई भी फोटोन बिलोंग नहीं करेगा। ये बिल्कुल क्लियर, कोई फोटोन नहीं निकलेगा, ये सन्नाटे वाला रीजन। दूसरा एक क्लियर कट रीजन बामर सीरीज का आता है। बामर का क्या निकल के आता है? 1.89 ईवी से लेके बिल्कुल क्लियर कट 3.4 ईवी, ये मेरा बामर को बिलोंग करेगा। ये पक्का आदमी हमारा बामर सीरीज को बिलोंग करेगा, और इसके लिए N1 की वैल्यू 2 होगी। यानी कहां से गिरे ये तो नहीं पता, लेकिन कहां गिरे ये पता चल गया कि आप 2 पे पक्का गिरे होंगे। फिर क्लियर कट रीजन एक सन्नाटे वाला रीजन भी आता है, वो आता है फिर से 1.51 ईवी से लेकर, और अगर आप 1.89 ईवी के बीच की बात कर रहे हैं तो ये फिर से एक सन्नाटे वाला रीजन, और इसमें भी कोई फोटोन एमिट नहीं होगा। और कोई क्लियर कट रीजन आ रहा है, एक क्लियर कट रीजन ये व्हाइट वाला भी आ रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल क्लियर कट रीजन आ रहा है। और ये कहां से लेके कहां तक आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 0.85 से ज्यादा और 1.51 से कम, यानी 0.85 से तो ज्यादा होना चाहिए फोटोन की एनर्जी, और 1.51 ईवी से कम होनी चाहिए। ये रीजन पक्का पाश्चन सीरीज को बिलोंग करने वाला, जिसके लिए N1 पक्का 3 निकल के आए, यानी ये जो प्योर व्हाइट। उसके बाद मुझे कुछ मर्जिंग सी नजर आ रही है, और इस मर्जिंग की वजह से दिक्कत है, उसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब मैं ये क्लियर कट रीजन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मर्जिंग होते ही मुझे डाउट ये आएगा, ये आदमी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एक फोटोन है जिसकी जो एनर्जी है वो इस रीजन को बिलोंग करती है, इस वाले रीजन को, जिसमें सफेद लाइन और लाल लाइन दोनों है। अब सफेद वाली तो पाश्चन है, लाल वाली ब्रैकेट है। अब दिक्कत क्या है? जो फोटोन इस रीजन को बिलोंग करेगा उसमें दिक्कत है, यानी 0.66 से लेके 0.85 के बीच में अगर वो आ गया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 0.66 से 0.85 के बीच में वो पाश्चन को भी बिलोंग कर सकता है और ब्रैकेट को भी बिलोंग कर सकता है। तो ऐसे में अगर 4 ऑप्शंस दिए जाएं, जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें N1 की वैल्यू 3 है, 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं, यानी ब्रैकेट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी N1 की वैल्यू 4 है ही नहीं, तो आप समझ लीजिएगा ये तो अपना वही वाला कंफ्यूजिंग एरिया है। और इस कंफ्यूजिंग एरिया में क्योंकि N1 हमें ऑलरेडी 3 दे रखा है और N1 4 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको पाश्चन का मान लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए N1 4 दे रखा है और 3 वाला ऑप्शन नहीं है, तो 4 वाला टिक कर देंगे। अगर दोनों दे रखे हैं तो कंफ्यूजन है, तो आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो इतने क्लोज रीजन से रिलेटेड हमें सवाल देगा। उसका रीजन बहुत क्लियर है, ये इतने क्लोज एनर्जी गैप्स आ जाएंगे कि आप अगर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा भी रहे हैं तो जरा सी कैलकुलेशन में अगर आपने अजम्पशंस लिए तो आप समझ लीजिएगा आपका फोटोन जो है पाश्चन से निकल के ब्रैकेट में घुस जाएगा, या ब्रैकेट से निकल के पाश्चन में घुस जाएगा, और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप सिर्फ उस रीजन को ऑब्जर्व करें जो लाल और सफेद दोनों है, लाल और सफेद वाला रीजन मेरा ये, इस रीजन को बिलोंग करने वाला जो फोटोन होगा वो कहां से लेके कहां तक होगा? वो होगा मेरा 0.66 खत्म हो रहा है सफेद वाला, और लाल वाला शुरू हो रहा है 0.85, यानी मान लीजिए एग्जैक्टली 0.66 और 0.85 ईवी की अगर बात करें तो ये जो फोटोन होगा ये पाश्चन का भी हो सकता है और ब्रैकेट का भी हो सकता है। और अगर पाश्चन और ब्रैकेट दोनों का हो सकता है तो ऐसे में N1 की वैल्यू 3 भी हो सकती है और N1 की वैल्यू 4 भी हो सकती है। अब ऐसे में कोई सवाल ऐसा दिया जाए जिसमें N1 की जो वैल्यू है वो सिर्फ 3 वाली दे रखी है, 4 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है N1 का, तो आपके लिए तो बड़ा मजा आ जाएगा। आप कहेंगे तो फटाक से N1 वाला 3 वाला टिक कर देंगे। यानी इतने रीजन्स अगर याद कर लिए जाएं तो मुझे लगता है आईआईटी के एडवांस या मेंस लेवल में पूछे जाने वाला कोई भी सवाल आप बिना हिट एंड ट्रायल के कर सकते हैं। आप आसानी से ये रीजन्स को ध्यान, और देखो ध्यान क्या करना है यार, जिसको एनर्जी लेवल डायग्राम पता है वो रीजन अपने आप बना लेगा ना यार, समझो बात को, वो अपने आप रीजन बना लेगा। ये डायग्राम कोई मैंने रट के थोड़ी ना आया हूं, तुम्हारे सामने ही कल ही हम लोगों ने डायग्राम बनाया, भाई लाइमन का बता दो क्या सीन है, तुमने वो एनर्जीज बता दी, फिर सन्नाटा आ गया क्योंकि मुझे वो एनर्जी मिली नहीं तो मैंने अपने आप ही वो डायग्राम बना लिया। यानी ये डायग्राम आप अपने आप बना सकते हैं, घर में 1-2 बार अगर आपने बना लिया कायदे से तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई। और मैंने देखा है कि ये जो 2 ऊपर के जो 2-3 रीजन्स हैं, ये जो 2-3 रीजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन रीजन्स पर सवाल बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं।
अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल बना के दूं, जैसे एक सवाल करते हैं, ये सब लोग समझ पा रहे हैं भाई ये वाली बात? कुछ कह रहे हैं बड़ा लिखिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ओहो, थोड़ा अंदाजा लगा लो, इसमें क्या दिक्कत है यार? अनुष्का समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूं। मैं एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं। ड्यूरिंग द emission spectrum a photon is emitted with energy 3.0225 eV. Find out the transition. ये सवाल आ गया। अब इस सवाल के ऑप्शंस भी मैं तुम्हें मान लीजिए बना के दे दूं। एक आ रहा है, बल्कि ऐसे छोटे में लिख लेते हैं। एक ऑप्शन आ रहा है मेरा 5 से 1, एक ऑप्शन आ रहा है 6 से 2, एक ऑप्शन आ रहा है 5 से 2 और एक ऑप्शन आ रहा है 3 से 1। ये 4 ऑप्शन आ रहा है। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सवाल आ गया एकदम कि भाई ये क्या चक्कर है यार। और ये किताबें क्या कहती हैं तुम्हें पता है? किताबें कहती हैं कि 3.0225 ईवी का अगर फोटोन निकल के आ रहा है तो आप एनर्जी का डिफरेंस निकालिए, N1 N2 की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से रख दीजिए। ये रखे गए। अब देखिए क्या बदतमीजी चल रही है कि अगर मैं किताब की बात सुनूं तो किताब ये कहती है कि -13.6 इंटू हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर जहां से वो गिरा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर जहां पर वो गिरा, इज दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड 3.0225 eV। ये होनी चाहिए। ये किताब कहती है, बस इतना लिखते हैं और इसके नीचे लिखते हैं बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल वी गेट द आंसर। अरे क्या बदतमीजी है यार, तुम्हें आंसर पता है, तुमने हिट एंड ट्रायल लगा दिया, बकवास कर रहे हो। हमें कैसे हिट एंड ट्रायल? हम क्या इन सारों लोगों को हिट एंड ट्रायल लगाएंगे? पहले N1 की वैल्यू 1 रखेंगे और N2 की वैल्यू 5 रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ये वैल्यू 3.0225 आनी चाहिए। नहीं आई तो दूसरा ऑप्शन, फिर नहीं आई तो तीसरा ऑप्शन। अरे हम पागल थोड़ी ना है, हम अकल लगा के गए सर। ये मजदूरी करने नहीं गए थे पेपर देने, हम एग्जाम में जाने से पहले मेहनत करके गए थे। हमने सारी मेहनत घर में की थी और हमने उसके बाद स्मार्टली ये सवाल डिस्कस। क्या करना है भाई? सब लोग अकल लगाएं जरा। ये तो कन्फर्म, जस्ट किरत, शाबाश, सब लोग अकल लगाएं। ये क्लियर है कि सर जो 3.0225 ईवी की आप बात कर रहे हैं, सर मैं ये काम कर चुका हूं सर, ये सारा खेल खेल चुका हूं। 3.0225 जो है मेरा, वो बामर रीजन का आदमी है, क्योंकि बामर रीजन का जो आदमी होता है वो मैक्सिमम 3.4 ईवी का और मिनिमम 1.89 ईवी का होता है। यानी 1.89 से 3.4 ईवी के बीच का आदमी बामर होता है। यानी बामर सीरीज का आदमी, हमने कहा भाई ऐसा तुम अपनी बकवास हटाओ यहां से, ठीक? कोई हिट एंड ट्रायल विट एंड ट्रायल सब हटाइए, सब बकवास कर रहा है। हम बामर सीरीज की बात कर रहे हैं। बामर का जो आदमी है उसकी एनर्जी 1.89 ईवी से 3.4 ईवी तक होती है। और क्योंकि आपका जो फोटोन है उसकी एनर्जी 3.0225 है तो पक्का इसके बीच में लाई करेगा, वो मेरा बामर आदमी। बामर आदमी है तो एक चीज तो वैसे खत्म हो गई, तुम बाहर निकल जाओ, तुम बाहर निकल जाओ। अब ये 2 लोग बच गए, क्योंकि N1 इक्वल टू 2 होना चाहिए ना। तो N1 2 हमारा कहां आ रहा है? N1 2 यहां भी आ रहा है, N1 2 यहां भी आ रहा है। अब दिक्कत, अब सोचो ये भी हो सकता था कि सिर्फ एक ही सवाल ऐसा होता जिसमें N1 2 है, एक ही ऑप्शन ऐसा होता, फिर तो टिक कर देते, करना ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि 2 ऑप्शन है, सब थोड़ा सा अकल लगा ले। तुम्हें सारे लेवल्स याद है, 6 भी याद है, 5 भी याद है।
और तुमने दो को फिक्स कर दिया, तो वो कौन सा लेवल है जिसका डिफरेंस 3.0225 आएगा यार? हमने सब याद कर रखा सर, 6 से 2 का गैप 3.0225 के आसपास होता है, यानी 6 से 2 का ट्रांजिशन जो होगा वो मेरा सही आंसर होगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, शाबाश। आंसर डी है। डी, इसको तुमने, अरे भाई सारी मेहनत बर्बाद कर रहे हो भाई। मैं किसी बुक से डेफिनेशन नहीं देखता हूं भाई। अब चलो यार, अब क्या बताएं। अब कहीं ना कहीं से हो सकता है कभी पढ़ा हो, वैसे वैसे किताबों से काफी दूर दूर तक नाता कम रहा है। बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें बच्चों के लिए थोड़ी आसान हो जाए। किताबों से थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जब हम ही को समझ में आने में इतना टाइम लगता है, तो बच्चों को समझ में आने में कितना टाइम लगता होगा। शाबाश, बहुत सारे लोग 6 से 2 बता रहे हैं, सबके बात समझ। इसी टाइप का सवाल बन सकता है, मतलब समझ लो मेरे कहने का मतलब ये, इसी टाइप का कोई सवाल बना सकते हैं। बड़ा सीधा सा सवाल था, लेकिन एक ये दर्द है इसमें, ये जो किताबें कहती हैं वो दर्द। हिट एंड ट्रायल, माय गॉड, हिट एंड ट्रायल। N1 N2 की वैल्यू इतना टाइम होता है मेरे पास? नहीं। लेकिन फिर सर इसमें आसान क्या है? आसान ये कि भाई हमारा वाला मेथड लगा लेना। लेकिन सर आपके वाले मेथड में भी तो दिक्कत है। दिक्कत ये कि सर वो पूरा याद करना पड़ेगा। अब भाई देख लो तुम्हें क्या करना है, हमें उसको याद नहीं करना है, लेकिन हमने अगर एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर रखे हैं तो मुझे लाइमन, बामन, पास्टन, फास्टन सब सन्नाटे पन्नाटे सब समझ में आते हैं, मेरा काम चल जाएगा। इसलिए उनको याद कर लें, अगर ध्यान रख लें, थोड़ा सा जोर लगा दे, घर में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, तो हमारे लिए सवाल आसान हो जाएंगे, एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इनऑर्गेनिक टीचर, हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक और बार, जितेश कह रहा है एक और बार, समझ में आ गया कुछ? काफी लोग बता रहे हैं ये पहली स्लाइड है बेटा, हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। सुधांशु कह रहा है इसको रिपीट कर दीजिए। बेटा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मेरा जो सवाल था वो ये था कि मेरे पास जो फोटोन निकल के आ रहा है वो 3.0225 ईवी का निकल के आ रहा है। अब ये फोटोन 3.0225 का है, तो जो मैंने रीजन्स तुमको याद करने के लिए कहे थे, जरा याद करके देखो क्या रीजन्स बताए थे। देखिए आप, 3.0225 तुम्हें नहीं लगता वो ये है, इसके बीच में आएगा? और अगर इसके बीच में आएगा तो इसका मतलब बामर बन जाएगा। बामर बन जाएगा तो N1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर N1 की वैल्यू 2 आ गई तो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, सिर्फ बीच के 2 ऑप्शन सही होंगे। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा? सर 6 की एनर्जी मुझे आती है, 5 की एनर्जी मुझे आती है, 2 की एनर्जी आपने फिक्स कर रखी है, 3.4 ईवी होती है। तो सर वो कौन से 2 लेवल्स हैं, वो कौन सा लेवल है जिसका डिफरेंस 3.0225 आएगा? तो वैसे ही समझ में आता है कि सिंस सेकंड इज 3 इसको ऐसे कर लेते हैं ना, मान लीजिए ऊपर वाला लेवल जो है मेरा, ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर वाला लेवल मेरा x है, उसकी एनर्जी x है, ठीक। नीचे वाला जो लेवल है वो सेकंड लेवल है, वो तो फिक्स हो गया बामर, तो इसका मतलब ये -3.4 है। तो जो x और -3.4 का डिफरेंस है, दैट इज x माइनस 3.4, वो गिवन फोटोन की एनर्जी तो होनी चाहिए 3.0225। अब आप इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस में पॉइंट, क्या निकल के आएगी, 0.38 के आसपास, ऐसे 0.38 जो भी आएगी। यानी ये इन दोनों को माइनस करने से जो भी एनर्जी का डिफरेंस निकल के आ रहा है वो एनर्जी -0.38 आ रही है, और मुझे पता है -0.38 ईवी एनर्जी वो किस ऑर्बिट की होती है? सर 6 ऑर्बिट की होती है। मैंने याद कर रखा है, सारी चीजें तो मैंने, सारा खेल ही आसान है, सारा खेल ही तो एक है। यानी आपने बड़ी आसानी से, अब ये और अच्छा होता कि अगर N1 सिर्फ एक ही होता 2 वाला, फिर तो आपको ये इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, फिर तो आपको ऐसे समझ में आ जाता, तो और आसान हो जाता। लेकिन ये है कि भाई अब बनाने वाला हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगवाए तो हम ये काम कर सकते हैं। सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब आते हैं अगली बात। अगली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्या है? अब पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं। हाँ, सारा खेल एनर्जी लेवल डायग्राम का है भाई, ठीक है ना। तो अब जरा काम की बात करते हैं। अब जो यहां पर वो बात करना चाह रहा है ना, ये बहुत सारे सवाल हैं जो तुमने देखे होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स। अब मैं जरा इनके बारे में बात करता हूं। ये कुछ लिख दिया है मैंने, इसलिए कि मुझे एक स्लाइड बनानी थी तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। इसको भूल जाओ, हम मुद्दे पे आते हैं सीधे, और उसके बाद बताएंगे कि इस स्लाइड का क्या मतलब। ठीक, ये बताइए आप जरा, अगर मैं केसेस बनाऊं, मेरे पास एक हाइड्रोजन का सैंपल, ठीक, उस हाइड्रोजन के सैंपल में एक एटम, अकल लगाना,
ये जो लोग हैं ना, ये सब समझाते नहीं है चीजों को, ये अंग्रेजी लिख के चले आते हैं और समझ में कुछ आता नहीं है कि यार ये किस चीज की बात कर रहा है, कुछ क्लैरिटी तो दे ही नहीं रहे। अब मैं देखो, मैं बहुत अकलमंदी की बात कर रहा हूं, सब लोग बिल्कुल ये चैटिंग बंद करो और बहुत ध्यान से सुनो। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम का, और ये आखिरी पोर्शन है एमिशन स्पेक्ट्रम का, और उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक और बचेंगे, सेवाएं समाप्त। समझो बात, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि भाई बताइए कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सैंपल है वो कैसे निकाले जाते हैं, एक हाइड्रोजन का सैंपल कितने यूनिक फोटॉन्स एमिट करेगा, ये कैसे निकाले। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैं इसको बहुत क्लैरिटी से समझने की कोशिश करता हूं। मेरे पास जो हाइड्रोजन का सैंपल है उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम मान लेते, तो उसने कहा अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो वो कितने यूनिक फोटॉन्स एमिट करेगा। तो मैं एक एक करके केस बनाता हूं। इस स्लाइड को मैं एक बार तुम्हें दोबारा दिखा दूंगा, तुम एक बार दोबारा देख लेना, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यानी अब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मेरे पास जो सैंपल है यूनिक फोटॉन्स के रेस्पेक्ट में बातें चल रही, यूनिक फोटॉन्स कितने निकल के आते हैं, एक डी एक्साइटेशन से जो यूनिक फोटॉन्स निकल के आते हैं वो कैसे निकल के आते हैं। ठीक, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं जो मनीष लिख रहा है, N2 N1 वगैरह, इसी फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन जरा समझने की कोशिश करना। तो मैंने कहा भाई ऐसा यूनिक फोटॉन्स कहां देखने हैं आपको, कह रहा भाई मुझे जो है पहला केस आपने बना के दिया है और वो केस है ओनली वन हाइड्रोजन एटम, यानी मेरे पास एक ऐसा सैंपल है जो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेके बैठा है, सिर्फ एक एटम। हालांकि ये बड़ा अजीब सा केस लगता है कि एक एटम लाओगे कहां से, चिमटी से उठा के तो ना लाओगे एक एटम, तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें, एक एटम तो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन फिर भी अब किताब में सवाल बना वाले तो कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, मैंने उसमें आग लगा दी, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऐसे भाग गया ऐसे ऊपर। अब ये बताइए कि जब आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स की बात करेंगे तो आंसर आप क्या लिखें। तो मैंने कहा भी कर लेते हैं, बड़ा आसान है। यानी अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो मिनिमम यूनिक फोटॉन्स कितने निकल के आएंगे, मिनिमम यूनिक फोटॉन्स कितने निकल के आएंगे वो सोचते हैं। जरा जरा सब लोग अकल लगाने की कोशिश करना भाई, मिनिमम यूनिक फोटॉन्स, और फिर बात करेंगे मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स की। मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स, इन दोनों बातें करनी, थोड़ी सी अकल लगाते हैं। कोई आंसर दे सकता है इसका? पारस कह रहा है व्हाट आर यूनिक फोटॉन्स, यूनिक मतलब अलग एनर्जी के नए फोटॉन। समझो बात को, अभी तुम्हें और समझ में आएगा। यूनिक मतलब जो यूनिक होता है, मतलब जिसकी एनर्जी दूसरे से अलग है, इसलिए वो यूनिक है। अगर दो लोगों की एनर्जी सेम है तो यूनिकनेस नहीं है उनके अंदर, वो सिर्फ एक ही माने जाएंगे। यानी कितनी, ये जो तुमने अभी लाइनें बनाई थी अलग अलग, 1 2 3 4 5, दे ऑल आर यूनिक बिकॉज उनकी लाइनें अलग अलग बन रही हैं, इसलिए उनकी एनर्जीज और उनकी वेवलेंथ एक जैसी नहीं। यानी एक ही लाइन पर हो सकता है बहुत सारे फोटोन निकल के आए हो जिनकी एनर्जी सेम हो, तो वो एक ही लाइन में जाके छप जाएंगे। मान लीजिए 50 फोटोन ऐसे निकलते हैं जिनकी एनर्जी सेम, वो जाके ऐसे छप जाएंगे, एक लाइन में बन गए, खत्म। लेकिन अगर कोई और फोटोन है जिसकी एनर्जी अलग है तो वो दूसरी लाइन में जाके छपेंगे। तो जितनी यूनिक लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, दे रिप्रेजेंट यूनिक फोटॉन्स। यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी हो सकती है या बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी हैं जो बहुत सारे फोटॉन से निकल के बनी हो, लेकिन उन सारों की एनर्जी सेम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइन की बात करूं तो जैसे मान लीजिए आपने एक स्पेक्ट्रल लाइन ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, हमारे पास ये 4 स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये नहीं कह सकते आप कि 4 ही फोटॉन निकले होंगे, ना ना ना, ये नहीं कह सकते आप 4 यूनिक फोटॉन्स निकले होंगे, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जितने भी फोटॉन्स निकल के आ रहे हैं ये वाले, ये सब सेम एनर्जी के हो तो सब यहां जाके छप जाएंगे, एक ही लाइन में जाके छप जाए। यानी ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ये नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी जितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिक नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स एमिटेड।
मतलब तुम ऐसे सोचो जैसे एक सैंपल है, उस सैंपल ने 1 करोड़ फोटोन निकाले, उन 1 करोड़ में से जो है 10 लाख ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम, वो सिमिलर ट्रांजिशन से निकल के आ रहे हैं सपोज, ठीक, वो 10 के 10 लाख एक लाइन बना देंगे बस। अब एक लाइन को देख के ये मत कहना कि सर एक फोटोन, यानी आप लाइनों को देखकर ये कभी नहीं जज कर सकते कि फोटॉन्स कितने निकले। हाँ, आप लाइनों को देखकर ये जरूर जज कर सकते हैं कि कितने नए नए एनर्जी के फोटोन निकले, क्योंकि नए नए एनर्जी के फोटोन ही फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग छपते हैं। एक ही एनर्जी वाले तो ऐसे कड़ाक करके एक लाइन बना देते हैं, बात खत्म। क्लियर है? इस बात को समझ में आ रहा है ये वाली बात? ठीक, तो अब वो यहां पर ये कहना चाह रहा है, इसी बात को बताना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम हो और उस एक हाइड्रोजन एटम को मैंने आग लगा के एक्साइट कर दिया ऊपर तक, और जब वो नीचे टप, क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रॉन को रहना कहां है, ग्राउंड लेवल पर, तो वो सब खड़ाक करके नीचे गिरेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम। अब जब नीचे गिरेंगे तो आपको ये बताना है वो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो कितने मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइंस बना सकता है और कितनी मैक्सिमम बना सकता है। वो बनाता क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने उसके कान में सिर्फ ये कहा है, भाई साहब मुझे मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए आपसे, मिनिमम। तो जैसे ही आप उससे एक मिनिमम चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन कहेगा अच्छा मिनिमम चाहिए, वो टपाक करके नीचे गिरेगा एक बार में। समझो बात, सब लोग अकल लगाने की कोशिश करना। यानी अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है तो वो एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन जहां पर भी है वो वहां से मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन बनाने के लिए वो एक बार ही का फोटोन एमिट करेगा, और ग्राउंड लेवल पर एक बार में आना से ही वो एक फोटोन एमिट करेगा। यानी वो जहां पर भी है वहां से खटाक करके जमीन पे गिरेगा, वन ग्राउंड लेवल पर आएगा और वो एक फोटोन एमिट कर देगा। यानी मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइंस तो हमेशा 1 बनेंगी। यानी अगर मैं मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा हूं तो ये 1 देखने को मिलेगा। अभी अभी समझ में आएगा थोड़ा सा। अब इसमें जो है ना ज्यादा चैटबाजी मत करना, इसको समझने की कोशिश करना, ये तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकते, जब आदमी इतना भौंकेगा तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। ठीक, अब जरा समझना, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम। अब आप जरा अकल लगाइए, एक आदमी जो है यहां पर बैठा है, ये लेवल्स हैं, और एक ही हाइड्रोजन एटम, यू हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहां पर बैठा है। सर उसको जाना तो यहां पर है। जब आपने मिनिमम बोला तो उसने क्या कहा कि भाई ऐसा है, मुझे मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब मैं कैसे ग्राउंड लेवल पर आऊं कि ताकि एक ही फोटोन निकल के आए, छप जाए। एक ही तरीका, टपाक कड़ाक से नीचे गिरेगा, और जैसे ही वो नीचे गिरेगा एक फोटोन बाहर आ जाएगा। यानी मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन तो 1 बनाएगा। लेकिन जब आपने उससे कान में कहा भाई ऐसा है, मैक्सिमम कैसे बनाओगे, कितने ज्यादा फोटॉन्स निकाल सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसने कहा जाना कहां है? मैंने कहा ग्राउंड लेवल पे आना है यार, ग्राउंड लेवल पे तो जाना चाहते हो। कह रहा है ठीक है, फिर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन बनाने का तरीका है सर टपाक 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 टपाक, एक फोटोन यहां से निकाल लूंगा, एक फोटोन यहां से निकाल लूंगा, एक फोटोन इस ट्रांजिशन से निकलेगा, एक फोटोन इस ट्रांजिशन से निकलेगा, एक फोटोन इस ट्रांजिशन से निकलेगा, और एक फोटोन इस ट्रांजिशन से निकलेगा। यानी अगर आप nth लेवल पर हैं और nth लेवल से आपको ग्राउंड लेवल पर आना है और आपको मैक्सिमम फोटॉन्स एमिट करने हैं, तो आपको हर एनर्जी लेवल ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि हर एनर्जी लेवल का गैप अलग होता है। इसलिए निकल के आने वाले फोटॉन की एनर्जी अलग होगी, और वो जाके छपेंगे तो आपको तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगी, और वो मैक्सिमम कंसीडर की जाएंगी। यानी आंसर विल भी, बता सकते हो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी? इस तरह से अगर आप आदमी n वाला आदमी अगर 1 पे गिरता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा? सर इसका आंसर n इंटू n-1/2 आएगा। हमने पढ़ा हुआ है पहले से, हमने तमाम हमारे मास्टरों ने पढ़ा है, हमारी किताबों में लिखा गया है। अरे वो n इंटू n-1/2 वाला फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज अ सिंगल एटम सैंपल। द आंसर शुड बी ओनली n-1। निकाल के देखो ना यार, कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। अबरार बता रहा है n-1, जसकिरत बता रहा है n-1, या n इंटू n+1 या n इंटू n-1/2 वाला कौन सा फॉर्मूला? भैया कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ सारी बातें, जैसे से चल रहा है वैसे वैसे चलने दो। आपके पास एक एटम, 5वें लेवल पर इलेक्ट्रॉन चला गया। अब आप उससे कह रहे हैं भाई साहब मिनिमम चाहिए, कहेगा मिनिमम चाहिए, टपाक कितने निकले? एक फोटोन, बात खत्म हो गई। ठीक, फिर से आते हैं, आपके पास 5वें लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम, उससे कहा जाए मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, क्या करेगा? 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, कितने आए? सर 4 ही तो आए। 5 से 4 1, 4 से 3 2, 3 से 2 1, 3, और 2 से 1 सर चौथा। यानी कुल मिला के अगर आप 5वें लेवल पर हैं तो आप मैक्सिमम 4 फोटॉन एमिट करेंगे, अगर आप nth लेवल पर हैं तो आप n-1 फोटॉन एमिट करेंगे। यानी दिस n-1 विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स इन केस ऑफ यू हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग ओनली वन हाइड्रोजन एटम, ओनली वन। यहां तक क्लियर है सबको?
सन्नाटे से भी गुजरेगा, मतलब सन्नाटा क्या है? अरे भाई, ये वो स्पेक्ट्रल लाइंस थी भाई, वो उनको भूल जाओ। हम तो इन लेवल्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, ये लेवल्स हैं। और लेवल्स को जब आप ट्रेवल करते हैं, याद करो एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर कोई 6 से 5 में आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा, उसकी एनर्जी पता है। 5 से 4 में आएगा, दूसरा फोटोन एमिट करेगा, उसकी एनर्जी पता है। क्या ये एनर्जी सेम होंगी? नहीं सर, गैप्स तो अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप टप 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 करके नीचे गिरेंगे तो आप अलग अलग एनर्जीज के फोटोन एमिट करेंगे, और वही आपका मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स काउंट किया जाएगा। यानी याद कर लो, तुम लोग अकल तो लगाते नहीं हो, तुम इसको याद कर लो कि अगर आपके पास सिंगल एटम हो और आपसे पूछा जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth लेवल से नीचे जंप करना आता है, नीचे जंप करने आ रहा है, और आपके पास सिंगल एटम का सैंपल है, तो मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स वो n-1 और मिनिमम यूनिक फोटॉन्स वो 1 एमिट कर सकता। पुष्पा कह रही है क्लियर है, शाबाश। देवाशीष चमक रहा है। बिल्कुल ये यही वो कह रहा है, सर 2 आइटम्स आ सकते हैं। अरे 2 क्या 3 आ सकते हैं। मैं आ रहा हूं धीरे धीरे, समझो बात को। मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, किताब वाले कितना बेवकूफ बनाते हैं। ये लिख देते हैं लेकिन अकल नहीं लगाते। कहते भाई सैंपल का आंसर क्या आएगा, n into n-1/2। अरे यार, सैंपल के बारे में बात तो करो, कितने हो ये तो बताओ। अब मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम हुआ, देन आंसर विल बी n-1 एंड 1, मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट्स इट। अब वो कह रहा है भाई साहब ऐसा है, एक एटम लाना तो मुश्किल है, एक सैंपल ले लेते हैं जिसमें खूब सारे हाइड्रोजन एटम है, खूब सारे, कोई झंझट ही नहीं, ऐसे आंख बंद करके उठाया, ऐसे भर दिया, खत्म। जो कि पॉसिबल भी लगता है, बिकॉज एक एटम कहां से लेके आओगे, ठीक, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल सवाल बनाया जा सकता है, ठीक। अब मैं एक सैंपल लेता हूं जिसमें इनफ एटम्स हैं, सारी बातों का अपना एक सिग्निफिकेंस है। अभी तुम्हें समझ में आएगा, ये 2-3 वाली बातें जो कर रहे हैं बच्चे, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा जो एग्जाम्पल आ रहा है, दैट इज अ सैंपल कंटेन्स इनफ नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट डज इट मीन? इनफ का क्या मतलब? ये किताब वाले फॉर्मूला लिख देते हैं लेकिन ये इनफ वर्ड नहीं लिखते हैं, वो कहते हैं इना सैंपल। अरे इना सैंपल, सैंपल कंटेन्स एनीथिंग ना। अब मैं बात कर रहा हूं वो सैंपल जो इनफ, इसके अंदर इनफ। इनफ का क्या मतलब होता है? इनफ का मतलब होता है, समझ रहे हो बात को, कम नहीं, लेकिन जितना चाहिए उतना है, दैट इज इनफ। इस इनफ का क्या मतलब, अभी देखो तुम समझ में आएगा। सब लोगों को यहां तक क्लियर आ गई। अब डीपीपी का सोल्यूशन क्या होगा? अरे भाई, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 में भी साहिल यही बात आएगी। कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जिसके पास एक एटम या आयन है, उसका सैंपल जब लिया जाए तो वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम n-1 यूनिक फोटॉन्स ही एमिट कर सकता है। बात खत्म। 1 माइनस क्यों किया? अंकुर कह रहे हैं 1 माइनस क्यों किया। अंकुर, थोड़ा सा जोर पे, दिमाग पे जोर लगाओ बेटा। अगर तुम 5वें पे होते तो क्या करते? माई गॉड, कितने आएंगे जरा बताओ। टप 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 करो जरा, टप टप टप। 5 से 4 1, 4 से 3 2, 3 से 2 3, 2 से 1 4, कितने निकले? कितने वेवलेंथ एमिट हो रही हैं, कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं? सर λ1, λ2, λ3 एंड λ4। यानी जब तुम 5 पे थे तो 4 निकल रहे हैं, जब तुम 6 पे होगे तो 5 निकलेंगे, जब तुम 10 पे होगे तो 9 निकलेंगे, तो जब तुम n पे होगे तो n-1 निकलेंगे ना। समझ रहे हो बात को? ये n-1 फोटॉन्स एमिट कर। अंकुर समझ में आ गया बेटा? सेल्स में भी स्पेक्ट्रम होता है क्या? यार हद है यार, मतलब कैसे हो यार। ये जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, ये जाके यहां छपते हैं, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये है स्पेक्ट्रम। यहां थोड़ी ना स्पेक्ट्रम बन रहा है, जब एमिशंस होता है वो एमिशन जाके छपता है, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये तो शेल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। शेल्स में भी स्पेक्ट्रम होता है क्या? माय गॉड, आदमी जहर खा लेगा। अरे समझ में आ रहा है? ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? ये खत्म के पीछे पहले पड़ जाते हैं, सीधी बात समझने की कोशिश नहीं करते यार। बहुत इरिटेट करते हो यार तुम लोग। अबे खत्म का क्या मतलब? तो हो जाएगा खत्म, कर दो खत्म, हो गया खत्म, हो गया खत्म। हमने बोल दिया खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करोगे? सर खत्म होना है, खत्म हो गया, आज ही खत्म होगा, आज ही खत्म हो गया। अब क्या करें? फिर कहोगे सर ये जरा डी ब्रॉगली रह गई, सर डी ब्रॉगली तो छोड़ दी, अब छोड़ने की बातें करोगे। अरे भाई, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो चलने तो परेशान मत करो, बहुत आराम से समझने की कोशिश करो, समझो बात, ठीक। अच्छा, अब मैं दूसरा सैंपल लेता हूं। दूसरा सैंपल क्या है?
अब मैं लेता हूं सैंपल कंटेन्स इनफ नंबर ऑफ एटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बड़ा गाढ़ा कर रहा हूं इसको। इसका क्या मतलब होगा अभी मैं तुम्हें समझाऊं। अब वो कह रहा है भाई मेरे पास जो है इनफ नंबर ऑफ नहीं, इन्फिनिटी से अगर नीचे गिरता है, देखो इन्फिनिटी तब कुछ नहीं होता, मतलब सर इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, तो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी नहीं, वो आपको पर्टिकुलर लेवल देगा। अगर आपको पर्टिकुलर, अगर वो इन्फिनिटी बोलता है तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी इज अननोन, सो माय आंसर इज आल्सो अननोन। तो इसलिए इन्फिनिटी तो देगा ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो आसमान से गिर रहा है, इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसी जगह से गिर रहा है जहां से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं है। तो आप इन्फिनिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। आपको जो भी यूज करना है वो क्या यूज करना है, आपको यूज करना है एन की वैल्यू 10 है, 5 है, 6 है, 4 है, 8 है, 3 है, वो आपको बताएगा। इसलिए तब आपका आंसर जो निकल के आएगा इन केस ऑफ सिंगल एटम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ सिंगल एटम सैंपल द मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड शुड बी 1, दैट मींस यू विल बी हैविंग ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन इन दैट केस मिनिमम, एंड मैक्सिमम द आंसर शुड बी n-1। तो अगर वो हमसे पूछे कि एक हाइड्रोजन एटम है, वो ऊपर से नीचे कूदी मार रहा है, 5वें लेवल से नीचे गिरेगा, आप बताइए मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइंस और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। तो ज्यादातर बच्चे n×n-1/2 वाला फॉर्मूला लगा के चले आते हैं, जो कि सही नहीं है। आंसर विल बी, अगर आप 5 से नीचे गिर रहे हैं तो मिनिमम आंसर तो 1 आना ही है, मैक्सिमम जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आंसर 5 के केस में 4 और 6 के केस में 5 और 10 के केस में 9, ये निकल गया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा सैंपल लेते हैं। ठीक, अब वो कह रहा है कि भाई सर ऐसा है, एक इस बार इनफ का मामला लेते हैं। ठीक, काफी इनफ मतलब काफी, काफी का मतलब ये नहीं भर दिए, काफी है, यानी जितने आप चाहते उतने हैं। तो मैंने कहा चलिए इनफ एटम का सैंपल ले लेते हैं। चलिए अब सोच के जवाब देना जरा। अगर मेरे पास इनफ नंबर ऑफ एटम्स है, सैंपल कंटेन्स इनफ नंबर ऑफ एटम्स, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, मिनिमम यूनिक फोटॉन्स एंड मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स। अब इनके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, जरा अकल लगाएं। मिनिमम यूनिक फोटॉन्स और मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि एक बर्तन है, उस बर्तन में बहुत सारे लोग हैं, इनफ, काफी लोग, ठीक। अब वो सब लोग किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं, ये एक्साइटेड, खट खट खट, सब लोग यहां पर, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस लेवल पर, nth लेवल पर, ठीक। अब वो कह रहे हैं भाई ऐसा है मिनिमम गिरना है। मैं एक आदमी के कान में गया, मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे जो है मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन चाहिए आप लोगों से, मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन। तो जैसे ही पहले आदमी ने ये बात सुनी, वो कह रहा मिनिमम चाहिए, टपाक, कितने फोटॉन निकाले उसने? सर एक निकाला। लेकिन सर ये तो एक आदमी है, आप बता रहे हैं आदमी बहुत सारे हैं। अब वही बात दूसरे के कान में गई, उसने कहा अरे अभी वो बाहर आदमी खड़ा है, कह रहा मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए। उसने कहा मिनिमम चाहिए, वो तो टपाक, यानी जितने लोगों ने ये बात सुनी उन सब ने मिनिमम निकालने के चक्कर में टपाक करके जमीन पे जम मारी। अब ये बताओ यूनिक फोटॉन्स कितने निकल के आए? सर फोटॉन्स तो करोड़ों निकल के आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे गिर रहे हैं, लेकिन वो यूनिक एक ही होगा, क्योंकि सबकी एनर्जी सिमिलर है। समझने की कोशिश करो, यूनिकनेस विल बी अगेन वन। क्लियर है ये? शाबाश। यानी ये कहना चाह रहे हैं इनफ का झंझट, अभी बात मिनिमम को मैक्सिमम को छोड़ते हैं, पहले मिनिमम की बात कर रहा है। यानी अगर आपके पास 10 करोड़ लोग हैं और वो 10 करोड़ लोग nth लेवल पर हैं, तो वो 10 करोड़ के लोग जब वो नीचे गिरेंगे खटाक से, तो वो 10 करोड़ फोटॉन्स एमिट करेंगे, लेकिन वो 10 के 10 करोड़ फोटॉन्स सेम एनर्जी के होंगे, इसलिए वो सब के सब जाके खटाक करके एक जगह जाके छप जाएंगे। आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगी? सिर्फ 1। यानी मिनिमम यूनिक फोटॉन्स और स्पेक्ट्रल लाइन शुड बी 1 ऑलवेज। बात खत्म। अच्छा, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सर मैक्सिमम कैसे निकालें? मैक्सिमम कैसे निकल के आएगा? एक आदमी के कान में जाके बोलते हैं, पहले वाले आदमी, भाई ऐसा मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कहेगा मैक्सिमम चाहिए, टप 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 टप, कितने निकाले? सर n-1। ऑब्वियस है, जब एक आदमी नीचे गिरता है टप टप करके तो कितने निकालता है? n-1। वही बात दूसरे के कान में चली गई, उसे कहा मैक्सिमम कह रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे
उसने भी शुरू कर दिया टप 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 टप, उसने कितने निकाले? सर n-1। वही बात तीसरे के कान में चली गई, उसने भी टप 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 टप, कितने निकाले? n-1। फौरन पलट के मैंने कहा बेवकूफों, मुझे मैक्सिमम चाहिए। पहले वाले ने टप 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 किया, समझ में आता है, दूसरे वाले ने टप 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 क्यों किया? भाई दूसरा वाला तो कुछ नया सोचे ना, ताकि नया फोटोन निकल के आए। अरे भाई आप 10 से 9 8 7 5 6 कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप 10 से 4 पे भी तो आ सकते थे। 10 से 4 पर आएंगे तो एक यूनिक फोटोन निकल के आएगा जो उसने नहीं निकाला, क्योंकि उसने तो टप 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 करना शुरू किया। आप क्या कर रहे हैं? टप टप टप, और आपके ये तीनों उनसे अलग होंगे। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स निकालने के लिए आप n-1 यूज नहीं कर सकते। सब लोग इसको समझ पा रहे हैं? सब लोग इसको समझने की कोशिश करें भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिक मतलब अलग अलग एनर्जीज। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए पहला आदमी ये दूसरा आदमी, ये तीसरा आदमी है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब अगर आपने इससे ये कहा कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो फौरन ये आदमी क्या करेगा? टप 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 टप। इसने कौन कौन से फोटॉन्स निकाले? सर ये λ1 आ गया, इस फोटोन की वेवलेंथ λ2 आ गई, इसकी λ3 आ गई, और इसकी λ4 आ गई। इस 4 निकाले, और ये चारों अलग होंगे, ये दे आर यूनिक। ठीक, अब यही काम दूसरा वाला कर रहा है। सोचो अगर दूसरा भी यही हरकत करेगा टप 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 करने की, तो वो भी तो यही 4 λ1 λ2 λ3 λ4 निकालेगा। क्या फायदा हुआ? सारी एनर्जी सेम है, तो यूनिकनेस कहां बढ़ गई? यूनिकनेस बढ़ाने के लिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा ना, और वो नया ये करेगा। ये देखिए जरा समझना सर, क्या ये नया नहीं? दिस इज λ5 एंड दिस इज λ6, समझो। और ये नया कैसे करेगा? ये नया करेगा ऐसे। ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि तुम्हारे पास सैंपल में इस बार काफी लोग हैं, ये नया नहीं है। देखिए ये वाला नया नहीं है, बिकॉज ये पहले ही एमिट हो चुका है λ4। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास सैंपल में बहुत सारे लोग हों, तो जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी फॉलो की जा सकती हैं। समझो इस बात को, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी फॉलो की जा सकती। जब एक ही आदमी था तो बेचारा मजबूर था, वो कह रहा भाई ऐसा है टप 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 टप। अब क्या करें? हम क्या कह रहे? टप टप कर लेते। कह रहा टप टप कैसे करें? अब तो हम ग्राउंड लेवल पे आ गए, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहां और भी लोग हैं। वो कह रहा है अच्छा अच्छा कुछ और करना है, टप टप। तीसरा कह रहा है अच्छा कुछ और करना है, टप टप टप। चौथा कह रहा है अच्छा कुछ और करना है, टपाक। समझ लो बात को? यानी जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटीज फॉलो की जा सकती हैं, इन केस ऑफ यू हैव इनफ नंबर ऑफ एटम्स। समझने की कोशिश करो, वो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो तो मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि व्हाई दिस टाइम आंसर इज नॉट इक्वल टू n-1। बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही कह रहे हो। एन लाइंस में से 2 को चुन लेंगे क्योंकि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, या तुम लोगों को इस बात का आइडिया है कि एन लोगों में से दो लेवल्स को चुनना ही एक फोटोन एमिट करने के बराबर होगा, और एन में से 2 को चुनना nc2 होता है, एंड दैट nc2 इज n into n-1/2। बिल्कुल कह सकते हो, ऐसा बिल्कुल कह सकते हो। सिट कह रहा है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। माय गुडनेस, हद है। तुम आंसर मत बताओ, सब लोग जो मैं पूछ रहा हूं वो समझो। इस बार आंसर n-1 क्यों नहीं आ रहा है ये पूछ रहा हूं मैं। ये समझ पा रहे हो कि नहीं कि इस बार आंसर n-1 क्यों नहीं आ रहा है? आंसर क्या आएगा वो अलग बात, लेकिन क्या इस बार आंसर n-1 आएगा? सर मैक्सिमम का आंसर n-1 नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव अनदर एटम्स ऑल्सो जो कि नए पॉसिबिलिटीज को फॉलो कर सकते हैं। तब आप अकेले थे, आपके पास जो ऑप्शन था आपने फॉलो कर लिया। आज आपके पास करोड़ों लोग हैं, आप जिससे नया काम करवाना चाहे नया काम करवाइए। कोई आदमी कहीं से भी कहीं आ सकता है, ऐसे में आंसर n-1 से तो ज्यादा ही निकल के आने वाला है। क्लियर? बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही। ठीक, अब जरा समझते हैं जरा बात को। सर एक तो मैं फिजिक्स, अगर आप मैथ्स लगाते हैं तो आप एन में से 2 मतलब कोई भी ट्रांजिशन कब होगा? कोई भी ट्रांजिशन होगा जब 2 लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, और आपके पास टोटल लेवल्स कितने हैं? कहां पर हैं सारे लोग? एन पर। तो एन में से कोई भी 2 लेवल को चुनने से आपको एक नया फोटोन एमिट होता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स nc2 के बराबर होने चाहिए, एंड दैट nc2 इज इक्वल टू n into n-1/2। एक तो ये मैथ्स है जो अगर बच्चों के समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, दैट इज n into n-1/2। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जिनको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, वो इस तरह से समझने की कोशिश करें जैसा मैं समझाना चाह रहा हूं। वो क्या है? मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, और वो सारे के सारे लोग सेकंड लेवल पर, सारे के सारे लोग सेकंड लेवल पर। जरा अकल लगा के जवाब देना। अगर सारे के सारे लोग सेकंड लेवल पर हैं, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस यूनिक कितनी बन सकती? पहला वाला आदमी क्या कर सकता है? 2 से 1,
दूसरा वाला आदमी क्या नया कर सकता है? सर कुछ नया नहीं कर सकता, वो भी 2 पर है, वो भी 1 पर ही आएगा। तीसरा क्या नया कर सकता है? सर कुछ नया नहीं कर सकता, सब लोग 2 पर हैं, ज्यादा से ज्यादा सब लोग 1 पर आएंगे, और जब सारे 2 से 1 में आएंगे तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, दैट विल बी यूनिक, क्योंकि निकलेंगे बहुत सारे फोटोन लेकिन यूनिक एक ही होगा, यानी इन केस ऑफ 2 द आंसर विल बी 1। यानी you have enough number of atoms and all the electrons of those atoms they are on second number, so ultimately maximum unique lines should be 1। ठीक, ये आ गया आंसर। अच्छा, अब मैं वो फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूं, n इंटू एन माइनस 1/2 कैसे आ रहा है। ठीक, अब अगर सारे लोग थर्ड लेवल पे होते तब क्या होता? अब अगर सारे लोग थर्ड लेवल पे होते तो एक पॉसिबिलिटी तो सर ये होती ही होती, 3 से 2, सॉरी 3 से 1 और 3 से 2, और एक पॉसिबिलिटी होती 2 से 1 वाली, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी होती सर 2 से 1 वाली, यानी कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटी होती। उन 3 को लिखने का तरीका क्या है? सर एक तो 2 ये और एक पहले वाली, यानी टोटल कितने हो गए? 3, 1 + 2। समझना, अपने आप अकल लगाना, ऐसा नहीं कि तुम समझ नहीं सकते, पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉपी पे लिखोगे अपने आप समझ में आएगा। अगर सारे लोग चौथे पे होते तब क्या होता सर? जब सारे लोग चौथे पे होते तो एक पॉसिबिलिटी 4 से 1, एक पॉसिबिलिटी 4 से 2, एक पॉसिबिलिटी 4 से 3, एक पॉसिबिलिटी 3 से 2, एक पॉसिबिलिटी 3 से 1, एक पॉसिबिलिटी 2 से 1, यानी इन 3 के अलावा ये और पॉसिबिलिटीज होती, यानी 3 ये और 2 और एक और, यानी इन दिस केस द आंसर इज 1 + 2 + 3, यानी व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑन फोर्थ लेवल द आंसर इज 1 + 2 + 3। का क्या मतलब? जब सारे लोग 4 पर थे तो आंसर ये 3 था और आंसर 1 + 2 + 3 था। जब सारे लोग n पर होंगे तब यहां क्या आएगा? जब ऊपर 4 तो नीचे 3, तो यहां क्या आएगा? सर यहां n-1 आएगा, और आंसर क्या आएगा? सर आंसर आएगा यहां से लेके वहां तक का सम, यानी अल्टीमेटली जब सारे इलेक्ट्रॉन्स nth लेवल पर होंगे एंड यू हैव इनफ नंबर ऑफ एटम्स, देन आंसर विल बी सिग्मा n-1, एंड सिग्मा n-1 इज n इंटू n-1/2। यानी जब सारे लोग nth लेवल पर होते हैं तो उस केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा, ये तो टप टप वाला हो गया, इससे पहले वाले भी सारे जोड़ने पड़ेंगे, तो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस 10 9 8 7 6 4 3 2 1, यानी 1 से लेके n-1 नंबर्स का सम, और 1 से लेके n-1 नंबर का सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा, द आंसर इज n इंटू n-1/2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस इन द केस व्हेन यू हैव इनफ नंबर ऑफ एटम्स, द आंसर शुड बी n इंटू n-1/2, यानी मैक्सिमम का आंसर आएगा n इंटू n-1/2, ये मैक्सिमम का आंसर है और ये मिनिमम का आंसर आएगा। इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें इसका डेरिवेशन नहीं भी समझ में आ रहा, अगर इसका डेरिवेशन तुम नहीं भी समझ पा रहे हो, तो भी कम से कम फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, और उस फॉर्मूले की जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। उसकी लिमिटेशन यही है कि द सैंपल शुड हैव इनफ नंबर ऑफ एटम्स एंड द डी एक्साइटेशन शुड बी टिल ग्राउंड लेवल। अभी मैं ये बात मेंशन कर देता हूं, अलग से ये फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम्हें इसको याद रखना है, और फिर मैं और डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। सब लोग इसको समझ पाए? अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज ही मैथ्स में पढ़ा था, वेरी गुड। ठीक, अब देखो जरा, नहीं, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन केस ऑफ एडवांस लेवल तुम्हारे पास किसी और तरह के भी सवाल आ सकते हैं, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। इसलिए अगर ये डेरिवेशन समझ में आएगा तो वो और टेक्निकल सवाल तुम डिस्कस कर पाओगे। इसलिए डेरिवेशन अगर समझ पा रहे हो तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। अगर 2 होते तो 1 बनता, 3 है तो कितने बनेंगे? एक तो 2 ये वाले बनेंगे और एक ये वाला बनेगा, यानी 3 का आंसर निकालने के लिए मैंने पुराने वाले और नए वाले को जोड़ दिया। 4 का आंसर निकालने के लिए मैंने पुराने वाले सारे जोड़ दिए यहां तक, यानी 1 2 3 हो गया। जब n पर आओगे तो ये सारे जोड़ने पड़ेंगे, यानी 1 से लेके n-1 जोड़ दोगे तो टोटल फोटॉन्स निकल आएंगे, और 1 से n-1 नंबर्स का सम n इंटू n-1/2 के बराबर होता। हाँ, मैथ्स का क्वेश्चन था ये, ठीक, कुछ खास नहीं। ठीक, अब आते हैं और केमिस्ट्री लगाते हैं इसमें। और केमिस्ट्री क्या लगाते हैं? दो सवाल हो गए। 2 सवाल क्या हो गए? अगर एक एटम है तो आंसर क्या आएगा? 1 एंड n-1, और अगर बहुत इनफ एटम से तो आंसर क्या आएगा? 1 एंड n इंटू n-1/2। ठीक, लेकिन कब आएगा ये जरूर नोट कर लेते हैं आप। मैक्सिमम
नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted in a sample containing enough number of atoms and the excitation is till ground level, the answer is n into n minus 1/2। और इसमें बिल्कुल साफ है, अगर तुम देख पा रहे हो तो मैंने दो कंडीशन लगाई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि इनफ नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, और दूसरा डी एक्साइटेशन ग्राउंड लेवल तक होना चाहिए, तब आपका यह आंसर सही। बिल्कुल एकदम याद करना, एकदम जिन लोगों को आता है बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आता है वो समझने की कोशिश करें, उनका दिमाग बहुत ज्यादा आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी वो कर पाएंगे अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो जो लोग पहली बार सीख रहे हैं या जो इस लेवल पर नहीं सीखते थे वो एक बार समझने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं सकते। और इसलिए मैं बार बार चीजों पे जोर दे रहा हूं, ग्राउंड लेवल तक आओगे, मैंने हर आदमी को ग्राउंड लेवल तक ही भेजा था, तभी ये वाला फॉर्मुला बना था। अच्छा दूसरा, सर आपके पास इनफ नंबर ऑफ एटम्स थे, तब ये वाला फॉर्मुला बना था। अब आप इन दोनों के बीच की बात करिए, ना मेरे पास 1 है ना मेरे पास इनफ है, अब क्या करें, अब क्या होगा? अब यह सवाल बनता है बढ़िया सवाल। अब मैं तीसरा केस बनाने जा रहा हूं जिसमें वी हैव अ सैंपल in which number of atoms are not enough। अब क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स इनफ नहीं है तो क्या करना है? एक एटम भी नहीं है और इनफ भी नहीं है, अब ये बीच का केस बन गया। अब क्या करना है? मैंने कहा भाई एक बार ऐसे करके देख लेते हैं कि अब क्या सोचा जाए, थोड़ा सा कर लगाते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ एटम्स हैं जिनमें सारे लोग सेकंड लेवल पर, ठीक, ऐसे ऐसे समझना जरा, सारे लोग सेकंड लेवल पर। अब आप ये बताइए, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो आंसर क्या है? अगर सारे लोग सेकंड पे, बहुत सारे लोग हैं मान लीजिए, ठीक, सब सेकंड पे, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 into 1/2 दैट इज 1। ठीक, तो सर ऐसा है, सारे लोग अगर सेकंड पे होंगे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, चाहे जितने हो आपके पास, मुझे मतलब ही नहीं। अब तुम ये बताओ, एक स्पेक्ट्रल लाइन तो सेकंड के केस में तब भी बनती थी जब एक ही एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोग अगर सेकंड पर हैं, यानी अगर आपको एक ही स्पेक्ट्रल लाइन यूनिक बनानी है मैक्सिमम, तो इसका मतलब है आपके पास अगर एक भी एटम है तो भी काम चल जाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, बनेगी एक ही स्पेक्ट्रल लाइन। यानी इनफ वर्ड जो n इज इक्वल टू 2 के लिए है, दैट इज ओनली 1। तो एटलीस्ट यू हैव वन एटम, द आंसर विल बी 1 ओनली। समझो बात को, यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल पर है, यानी in case of n is equal to 2, then you need only one atom for validation of this formula, ये वाला, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करने से आंसर 1 आ रहा है। और अगर आप सेकंड लेवल पर हैं और आपका आंसर 1 चाहिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करके, जिसमें आपने बोला था इनफ नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, तो वो इनफ वर्ड आज मेरे लिए किसके बराबर है? आज वो मेरे लिए 1 के बराबर। यानी अगर मेरे सैंपल में मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन अगर वो सेकंड पर हैं सारे, तो अगर एक एटम भी ले लोगे तो भी आंसर बनाएगा, 2 एटम लोगे तो भी आंसर बनाएगा, और 1 करोड़ लोगे तो भी आंसर बनाएगा। फर्क इतना होगा कि अलग अलग सैंपल्स में नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग निकल के आएंगे, लेकिन यूनिकनेस सिर्फ एक ही होगी। ये सब लोगों के समझ में आया? हाँ, अगर ग्राउंड लेवल पर नहीं आना होता और किसी और पर्टिकुलर लेवल पर आना होता तो उसका भी फॉर्मूला लिखूंगा। मोहित वेट करो बेटा, तुम लोग सब कंफ्यूज कर देते हो, हम भी भूल जाते हैं कि हमें कराना क्या है। अभी आते हैं। हाँ, यह जरूरी है कि सारे लोग एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एनर्जी लेवल पर हों, क्योंकि आपने उन लोगों को एक्साइट किया होगा एक पर्टिकुलर एनर्जी देकर, तो सारे के सारे सिमिलर लेवल पर ही होने चाहिए। ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर सारे लोग सेकंड पर होते तो आपका आंसर क्या आता?
सारे लोग अगर सेकंड पे होते तो सब लोग अभी बता रहे थे सर आंसर 1 ही आएगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली भी आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक एटम ले लेंगे तो भी 1 आएगा, 2 एटम ले लेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि गिरना तो 1 पर ही है 2 से, तो जितने भी एटम ले लो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनफ वर्ड क्या है, कि क्या ले लूं कि आंसर 1 आ जाए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। सर एक ले लीजिए तो भी काम चल जाएगा। सो इनफ वर्ड इज 1, यानी in case of the if the all the electrons if the sample is on second level, so then you need only one atom, सिर्फ एक एटम ले लोगे तो भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर। अभी दूसरे से समझ में आएगा जरा, अगर आप n इज इक्वल टू 3 पर है तब क्या होगा। इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 3, ये तो n इज इक्वल टू 2 था, n इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा। अब सोचो मेरे पास एक सैंपल है जिसमें n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए ये वाला लगा लेते हैं। बताइए जब ये वाला फॉर्मूला 3 लगाएंगे तो 3 माइनस 2/2 3 आएगा आंसर, यानी आपको 3 आंसर चाहिए। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपके सैंपल में इनफ एटम्स अगर हैं तो 3 आंसर आएगा। अब ये बताइए आपके सैंपल में इनफ वर्ड क्या है, कितने एटम ले लूं कि आंसर 3 आ जाए। सोचिए जरा आप, थर्ड लेवल पर सब लोगों को रखना है, रख के देख लेते हैं। मैं एक एटम लेके आता हूं थर्ड लेवल पर, लीजिए मेरे पास है ही नहीं, मैं एक ही एटम लेके आऊंगा थर्ड लेवल पर। क्या इससे आंसर 3 आ सकता है? क्या ये मैक्सिमम 3 फोटॉन्स यूनिक एमिट कर सकता है? नहीं कर सकता सर। अगर ये मैक्सिमम की बात करेगा तो 3 से 2, 2 से 1 आएगा। एक वेवलेंथ यहां से निकल के आएगी λ1 और एक वेवलेंथ यहां से निकल के आएगी λ2, सिर्फ 2 ही फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, जबकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आंसर 3 आना चाहिए। सो दैट मींस 1 इज नाउ नॉट इनफ। समझो बात, इस बार ये 1 इनफ नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको 3 फोटॉन्स चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इनफ एटम्स का केस में, तो आपके पास दूसरा एटम भी होना चाहिए। चलिए दूसरा एटम ले लेते हैं, 3, 2, 1। अब बताइए 3 से 2, 2 से 1, तो ये गिर गया, इसने 2 फोटॉन्स निकाल लिए। अगर इस वाले ने भी मैक्सिमम को उनका 3 से 2, 2 से 1 जंप मारी, तो क्या वो मैक्सिमम फोटॉन्स एमिट कर रहा है? नहीं। तो इसको एक नया काम करना पड़ेगा। क्या बचा इसके पास नया काम? सर एक यही तो काम बचा बस, इसने λ3 निकाल ली, बस खत्म। अब बताइए कितने फोटॉन्स एमिट हो गए? सर 3, और निकलने भी कितने चाहिए थे? सर 3। इसका मतलब इनफ इज नाउ 2, यानी इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 3 द इनफ नंबर इज 2 एटम्स। सर अगर 2 की जगह 3 होते तो तब भी आंसर 3 आएगा। सर 3 की जगह 2 करोड़ होते तो तब भी आंसर 3 आएगा, क्योंकि फोटॉन्स तो निकलते रहेंगे ज्यादा, लेकिन यूनिकनेस सिर्फ 3 ही आएगी। समझो बात। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो भाई, सब लोग, है ना। अब सोहम कह रहा है सर आपने पीएचडी किया है क्या? माय गॉड, इतनी बेइज्जती। इफ्तिखार अंसारी 3 to 1, हाँ 3 to 1 बिल्कुल सही। मिनिमम 2 एटम्स, अनुषी मिनिमम 2 एटम्स आर रिक्वायर्ड। सो दैट मींस अगर मुझसे ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि मेरे पास सैंपल में कितने मिनिमम एटम्स हो, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सैंपल, हाँ मेरे पास सैंपल में कितने इनफ एटम्स हो ताकि जब सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पर हो तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 3 स्पेक्ट लाइंस एमिट करें, तो आपके पास आंसर होगा द मिनिमम नंबर ऑफ एटम शुड बी 2, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग, बिकॉज इसके बाद जो, अब सोचो अगर तीसरे एटम की जगह तीसरा एटम और ले ले, वो भी 3 पर है, अब बताओ वो क्या कर लेगा? क्या नया कर लेगा? क्या नया करवा लोगे इससे? इन्हीं में से तो कुछ करेगा, और इनमें से कुछ करने से यूनिकनेस तो आएगी नहीं। इसका मतलब युवा एक बार 2 एटम आ गए, आपका आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद 10 लेने, 20 लेने, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 मोल, 20 मोल, जो लेना ले लो, आंसर विल बी 3 ओनली। समझ पाइए? यहां तक समझ में आया? यानी इन केस ऑफ 2 द इनफ वर्ड इज 1, इन केस ऑफ 3 द इनफ वैल्यू इज 2, इन केस ऑफ 4 पे आते हैं। 4 पर क्या होगा? अगर आप 4 पर हैं सारे लोग, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली n इंटू n-1/2 6, यानी आपको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस यूनिक चाहिए। अब आप बताइए मैं एटम के अंदर, सैंपल के अंदर कितने एटम्स ले लूं कि मेरी 6 यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएं। जब आप चौथे पर, मैंने कहा 1 ले लो, उसने 1 ले लिया, ये देखिए 1 ले, ये चौथे पर है, 1 2 3 4, ये चौथा।
अब क्या होगा सर, मैक्सिमम चाहिए ना आपको, मैक्सिमम निकाल के दिखाते हैं आपको, टप टप टप, लेकिन ये निकला लैम्डा 1, ये निकला लैम्डा 2 और ये निकला लैम्डा 3, जबकि चाहिए कितने 6। अभी कितने निकले सर, 3 ही निकले। इसका मतलब हुआ 3, हमें 6 चाहिए सर, जिसका मतलब एक एटम से काम नहीं चलेगा, तो आपको दूसरा एटम लाना पड़ेगा। चलिए दूसरा एटम ले आए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब बताइए जरा इस आदमी से मैक्सिमम की क्या उम्मीद करते हैं? मैक्सिमम की सर यही उम्मीद करता हूं कि ये भी टप 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 करना शुरू कर दे। बेवकूफ हो, अगर इसने भी टप 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 करना शुरू कर दिया तो यूनिकनेस कहां से आएगी? आपको तो यूनिकनेस चाहिए, आप इससे कुछ नया करवाइए। चलिए इससे नया करवा लेते हैं। सर ये भी कर सकता है, हाँ अगर बिल्कुल कर सकता है। अगर इसने किया तो दिस विल बी यूनिक लैम्डा 5, बट दिस विल बी लैम्डा 1, सॉरी दिस विल बी लैम्डा 3 ओनली। यानी ये वाला जो ट्रांजिशन है वो तो इसी के बराबर होगा, यानी ये लैम्डा 3 होगा, ये भी लैम्डा। तो यूनिक कितने हुए अभी सर? ये तो 5 ही हुए। 5 क्यों, एक सेकंड, ये लैम्डा 4 होगा ना, एक सेकंड, ये लैम्डा 4 एंड दिस विल बी लैम्डा 3। आपको चाहिए कितने सर? मुझे तो 6 चाहिए, अभी तो आप 4 ही निकाल के लाए। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और एटम ले आए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब ये क्या करेगा? ये नया क्या कर सकता है सर? ये नया ये कर सकता है। ये देखिए, ये वाला तो पुराना वाला लैम्डा 1 है, ये तो नया नहीं है, लेकिन ये लैम्डा नया, लैम्डा 5 हो गए। 6 फोटॉन्स निकला, 6 फोटॉन नहीं सर, अभी तो 5 ही निकले। ये देखिए, तो फिर एक और एटम लाना पड़ेगा जो आपको छठा फोटोन निकाल के दे देगा। बात खत्म हो जाएगी। 1 2 3 4 एंड दैट इज टपाक, एंड दिस इज लैम्डा 6। सर अगर एक और एटम ले आए, ले आइए, लेकिन आप उससे कुछ नया नहीं करवा पाएंगे, आप उससे कुछ नया नहीं करवा पाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका सैंपल एक ऐसा सैंपल जिसके अंदर कम से कम 4 एटम्स हैं और उसका एक्साइटेशन चौथे लेवल का है और उसको ग्राउंड लेवल पर आना है, तो वो 6 यूनिक फोटॉन्स निकाल पाएगा। यानी ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब आपके सैंपल में कम से कम 4 एटम हो और वो चौथे लेवल पर एक्साइटेड हो, तो तब ये 6 आंसर दे पाएगा, वरना ये सैंपल 6 आंसर नहीं देगा। क्लियर है? सेकंड में 2 से 1 यूनिक माना जाएगा, सेकंड में 7 बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सेकंड में 2 से 1 इज नॉट यूनिक बिकॉज ये लैम्डा 3 तो होगा, दे आर सेम। यूनिकनेस मतलब नया, तो नया तो इसने निकाला ही नहीं, तो नया किसने निकाला फिर? दूसरे वाले। तो इसका मतलब हुआ आपको यूनिकनेस के लिए कम से कम ये 4 आइटम चाहिए होंगे। 4 के बाद आपको जितने लेने ले लीजिए, 6 आंसर से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। यानी अब तक जो सीखा है वो क्या सीखा है कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 1 चाहिए, n इज इक्वल टू 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स 2 चाहिए, यूनिक एटम्स, ठीक, इनफ एटम्स 2 होने चाहिए। अगर n 4 है तो आंसर 4 आ रहा है। ये समझ, ये इनफ एटम्स, इनफ की ये डेफिनेशन। तुम लोग सोचोगे सर कोई सीरीज बन जाए, कोई फॉर्मूला बन जाए, ताकि कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, हम माथा फोड़ चुके हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन है आप कुछ याद करके जाइए। देखिए अब कम से कम ये तो याद ही कर लिया, अब एक n इज इक्वल टू 5 के लिए भी कर लेते हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं। इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 के लिए कर लो भाई। क्या फॉर्मूले के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए n इज इक्वल टू 5 में? 5 माइनस 1/2 10 आना चाहिए सर। मुझे 10 स्पेक्टर लाइन चाहिए सर। तो ठीक है, एक एटम ले आते हैं, 10 बना लेते हैं, एक एटम से 10 बना लेते हैं। बताइए कितने बड़े बेवकूफ हैं। 1 2 3 4 5, क्योंकि एक एटम से तो टप 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 करके 4 ही बनती। ये पहली हो गई लैम्डा 1, ये दूसरी हो गई लैम्डा 2, ये तीसरी हो गई लैम्डा 3, ये चौथी हो गई लैम्डा 4। बना नहीं, 10 है, 4 ही निकल रही है। क्या एक एटम से काम चल जाएगा? नहीं सर, दूसरा एटम लेके आइए। चलिए दूसरा एटम ले आते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आप बताइए सर ये क्या नया काम कर सकता है? आप सोचिए ये क्या नया काम कर सकता है। अगर इसके कान में पहुंचा कि मैक्सिमम निकालना है, तो ये कोशिश करके मैक्सिमम फोटोन निकालने की कोशिश करेगा। जरा समझना, मैक्सिमम फोटोन निकालने का, यूनिक फोटोन निकालने का एक तरीका ये दोनों यूनिक है, यानी दिस विल बी लैम्डा 4, नहीं सॉरी लैम्डा 5 एंड दिस विल बी लैम्डा 6। लेकिन अभी भी 10 नहीं आई, तो तीसरा एटम भी चाहिए। चलिए तीसरा एटम ले लेते हैं। ये क्या नया काम कर सकता है सर? ये कर सकता है ऐसे आ जाए और ऐसे आ जाए। ये तो यूनिक नहीं है सर, ये तो लैम्डा 1, लेकिन ये लैम्डा 7 होगा। लेकिन अभी भी 10 नहीं आई सर, एक और एटम लेके आइए, एक और एटम लेके आते हैं। ये क्या नया काम कर सकता है सर? एक ये नया काम कर सकता है। इस नए काम में सर ये तो लैम्डा 8 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा पुराना वाला लैम्डा 4 हो जाएगा। क्या अभी भी 10 निकल आई? नहीं सर, अभी तो 8 ही आई हैं। तो एक और एटम लेके आते हैं, एक और एटम लेके आएंगे। सर ये क्या नया कर सकता है? सर ये नया कर सकता है। ये वाला तो सर लैम्डा 1 है,
ये वाला लैम्डा 4 है, लेकिन ये बीच वाला नया है लैम्डा 9। सर अभी भी 10 नहीं आई, अब क्या करें? सर एक और एटम ले लेते हैं ना, हमारा काम चल जाएगा। टपाक, एंड दिस इज लैम्डा 10। नाउ यू हैव 10 यूनिक photons emitted. So at least your sample should have 6 atoms for the validation of this formula. That means that enough word is now 6. That means अगर आपका सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स 5वें लेवल पर है तो आपका आंसर 6 नहीं 10 तभी आएगा जब आपके पास कम से कम 6 एटम्स हो। 6 से कम लाओगे तो आंसर 10 नहीं आएगा, 6 से ज्यादा लाओगे तो आंसर 10 ही आएगा। जितना ज्यादा लाओगे आंसर 10 ही आएगा, जितने लाओगे आंसर 10 ही आएगा। यानी यहां से एक और बात समझ में आई, 5वें लेवल के एक्साइटेशन को अगर ग्राउंड लेवल पे लेके आए तो आपके पास इनफ का मतलब होता है 6। यार 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। अच्छा अभी बताते 2 के मल्टीपल में। अब सब लोग अपने आप मुझे करके दिखाएं कि अगर n इज इक्वल टू 6 है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो फोटॉन्स आएंगे उतने फोटॉन्स यूनिक निकालने के लिए सैंपल में कितने इनफ नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। अब देखते हैं कौन सही बताएगा। n इज इक्वल टू 6 के लिए सब लोग खुद से करके दिखाएं और ये अपने आप बनाएं। फॉर n इज इक्वल टू 6, चलो तुम्हें टाइम दे दिया मैंने, करके दिखाओ। n इज इक्वल टू 6 के लिए मिनिमम कितने एटम्स होने चाहिए ताकि आप n इंटू n माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला यूज कर पाए। मैं 1 मिनट जरा पानी लेके आता हूं। पार्थ कह रहा है 15, माय गॉड। दीपक कह रहा है 8, अभिजीत कह रहा है 6। अरे 6 तो इसी का आ गया यार, 6 तो इसी का आ गया। तो जब आप 6 लेवल पर होंगे तो ज्यादा आंसर आना चाहिए ना। सब लोग के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कुछ लोगों के आंसर ठीक भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के, बहुत कम लोगों के। बहुत कम लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। कुछ लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोगों के आ रहे हैं। मैं सबका नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं, इतनी जल्दी से चैट निकल रही है, लेकिन कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। हाँ अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ऐसे ऐसे कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है। 15, 13, 14, 12, माई गॉड, कितने एटम चाहिए होंगे। साहिल सही कह रहा है। और भी बच्चे हैं यार जिनका नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं, इतना तेज चैट निकल रहा है। बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं। कुछ लोग सही बता रहे हैं, और जो लोग भी आंसर 9 बता रहे हैं मुझे लगता है वो सही, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मतलब हो सकता है वो गलत याद आ रहा हो, मैं एक बार करके देख लेता हूं। लेकिन जो लोग 9 बता रहे हैं मुझे लगता है वो आंसर सही है। मैं एक बार चेक करके देख लेता हूं।
तो कितना आना चाहिए वैसे, n इंटू एन माइनस 1/2 के अकॉर्डिंगली ये n की वैल्यू अगर 6 रख दें तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2 यानी कितना आ जाएगा 15। 15 कैसे आएगा जरा चेक कर लेते हैं। तो सबको 6 पे रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये टप 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 टप, तो ये 5 आ गई, λ1 λ2 λ3 λ4 λ5, ठीक है। अच्छा इससे तो काम चलेगा नहीं, मुझे तो 15 चाहिए, अभी तो 5 ही आई हैं, तो एक नया ले लेते हैं, टप टप टप। तो दिस विल बी 6, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 8। और ले लेते हैं, अभी भी काम नहीं चल रहा है, नहीं 8 नहीं, ये तो हमारा 5 ही होगा। एक सेकंड भाई, गलती नहीं करनी चाहिए, ये तो हमारा 5 ही है ना, ये 5 है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 7 ही निकल के आ रही है। और करते हैं, अब क्या नया हो सकता है सर, एक चीज ये भी नई हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा, मुझे बताते रहना भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा सर 9। चलिए 9 आ गए, हमें तो 15 चाहिए भाई, 15 तक कैसे पहुंचेंगे यार। फिर और क्या नया कर सकते हैं सर, एक ऐसे कर लेते हैं, चलिए ठीक है ऐसे कर लेते हैं सर। ये वाला तो आपका फर्स्ट है, लेकिन ये वाला आपका नया है, ये है आपका 10 और ये वाला आप कर चुके हैं, तो ये वाला आपका 9 वाला होगा, पुराना है। और करके देखते हैं और क्या पॉसिबल है। और पॉसिबल है, यहां से आ जाइए आप यहां पर और यहां से नीचे आ जाइए, ठीक है सर। ये आपका नया आ रहा है 11, नहीं 11 नहीं, अरे यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये तो 6 है, ये तो 6 है सर, ये तो 6 है और ये वाला हमें लग रहा है नया है, तो ये हो गया आपका 11। और चाहिए, और क्या पॉसिबिलिटी है भाई, तो बड़ा झंझट है। यहां से यहां आइए, फिर यहां से यहां आइए, फिर यहां से आ जाइए। तो सर ये वाला तो आपका फर्स्ट है और ये वाला आपका 5th है, लेकिन ये वाला आपका नया हो गया 12। अभी भी 3 बचे हैं, अब क्या करें यार बताओ यार, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। 9 आंसर सही है, मुझे ये पता है 9 आंसर सही है, लेकिन और कौन सा बचा हुआ है अभी। और बचा हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं सर, यहां से यहां जाए और यहां चला जाए, ये भी नया हो गया। हाँ ये भी नया हो गया, तो ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 5वां, ये तो पहले ही हो चुका है। और कौन सा हो सकता है, एक दो और चाहिए। अब पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से यहां आ जाए, ये नया है क्या, हाँ ये भी नया है। तो इसका मतलब युवा सर ये वाला तो पहला है, लेकिन ये वाला आपका 14वां है और ये बचा आपका 15वां। 15वां वाला तो बड़ा क्लियर, टपाक, एंड दिस इज 15। अब बताइए कितने लाइंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एटम्स। यानी इन केस ऑफ 1 नहीं, इन केस ऑफ 2 यू नीड 1 मैक्सिमम एटम्स, इन केस ऑफ 3 यू नीड 2, इन केस ऑफ 4 कितना था यार, 4 के लिए, 4 के लिए कितने एटम्स थे, 3। 4 के लिए 4 इनफ, 4 के लिए 4 थे हैं। 4 के लिए हमें आंसर चाहिए था 6, तो 6 आंसर, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है और एक है, हाँ 4 के लिए 4 थे। तो इसके लिए कितने आ गए, 4 के लिए 4, 5 के लिए 6 और 6 के लिए 9, इनफ फॉर यूजिंग n इंटू एन माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला। यानी सैंपल में ऐसा सीन तो होना ही चाहिए, यानी अगर आपका सारा लोग चौथे पर है तो आपके पास कम से कम 4 लोग होने चाहिए, अगर सब लोग 5वें पे हैं तो कम से कम 6 लोग होने चाहिए, और सब लोग आपके पास छठे पर हैं तो कम से कम 9 लोग होने चाहिए। सर ये तो बड़ा मुश्किल है, बार बार निकालना पड़ेगा। हाँ देखो, निकालने का तरीका तो तुम्हें बता दिया है, लेकिन कम से कम अगर ये याद करके गए, क्योंकि जेई में अब तक कभी पूछ नहीं गया इनफ का सेंस, उन्होंने इनफ को लेकर कभी बात ही नहीं की, लेकिन जब कभी बात करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो n इज इक्वल टू 15 के लिए पूछेंगे कि इनफ एटम कितने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, वो इन्हीं में से कुछ पूछ लेंगे। तो आप इनको पहले से याद करके चले जाइए कि n इंटू एन माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तब लगा सकते हैं जब आपके पास सैंपल में इस तरह से कम इतने एटम्स हो, तब आप n इंटू एन माइनस 1/2 लगा सकते हैं। और साथ में डी एक्साइटेशन कहां तक होना चाहिए, ग्राउंड लेवल तक। पैटर्न बन नहीं रहा यार, तुम लोग अगर कोई पैटर्न बना पाओ तो बना लो, मैंने तो कोशिश की थी, मुझसे तो पैटर्न बन नहीं रहा यार। लेकिन अब मैंने ज्यादा दिमाग भी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इतना याद करने में मुझे जाता नहीं है, मैं फट से निकाल लगता हूं।
सबको चमक गया भाई? हाँ, सब लोगों को चमक रहा है। स्नेहा राज 10 बता रही है। 10 कैसे बेटा? चेक करो इसको। 9 आ रहा है, देखो इसको काउंट करो, 9 आ रहा है। सारी स्पेक्टर लाइन 15 चाहिए थी, देखो मैंने 15वीं स्पेक्टर लाइन निकाल ली। 9 एटम्स लेके आया और 15 स्पेक्टर लाइन निकाल ली। अगर कोई छूट रहा है ट्रांजिशन तो मुझे बताओ। कोई नहीं छूट रहा है, सब आएगा। रितेश कह रहा है सर कितना कुछ याद करें। हाँ, बात तो सही। देखो कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है ये। इसको इस तरह से समझो कि कभी हमने सोचा ही नहीं है। हम तो n/n-1/2 वाला फॉर्मूला पढ़ के जाते थे, वही लगा देते थे। अब तुम सोच, वो इसलिए लग भी गया क्योंकि सवाल नहीं बना। कहीं सवाल पूछ ले हमसे आईआईटी के पेपर में, सोचिए आप कि भाई ऐसा है मेरे पास जो है सैंपल में पता नहीं कितने आइटम, मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने n की वैल्यू 5 दी तो आंसर जो है वो 10 आना चाहिए था। 5 के केस में आंसर 10 स्पेक्टर लाइन आना चाहिए था। 10 नहीं आ रहा है, आंसर तो 8 ही आ रहा है। चक्कर क्या है? तो आप उसको बताइएगा आंसर 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारे सैंपल में 6 एटम्स नहीं, तुम्हारे सैंपल में सिर्फ 4 एटम्स हैं, इसलिए आंसर 8 आ रहा है। क्योंकि अगर 5वां एटम और होता तो तुम्हारा आंसर 9 आ जाता, और अगर 6ठा एटम और होता तो तुम्हारा आंसर 10 आ जाता। समझने की कोशिश करो भाई। सब लोग समझ पा रहे हैं? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सही। तो अब इसको सब लोग समझने की कोशिश करें। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास परेशानी की बात नहीं है यार। थोड़ा सा जोर लगाओगे तो ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ऐसा बहुत बार मैं ये सोचता हूं कि हम कुछ वही सब चीजें क्यों नहीं करते जो अब तक जेई में पूछी गई या किसी भी इम्तिहान में पूछी गई, या वही सब चीजें क्यों नहीं पढ़ते। फिर मेरे दिमाग में क्या आता है कि यार हर बार कोई सवाल रिपीट तो करता नहीं, कभी कभार रिपीट होते हैं वो अलग बात है, और काफी हद तक पैटर्न भी रिपीट होता है वो भी समझ में आता है। एक टाइप सिमिलर टाइप के सवाल रिपीट होते हैं वो भी समझ में आता है। लेकिन कुछ तो नया हो ना। कुछ नया मतलब वो हर साल जब कुछ नया करने की कोशिश करता है तो हर चैप्टर में आपको कुछ तो ऐसी चीजें पता होनी चाहिए ना कि अगर उसने इससे रिलेटेड कोई बात की तो इसका क्या जवाब दूंगा। तो मैंने यही कोशिश कर रहा हूं मैं कि भाई इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए कि ठीक है यार, वो इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव बनाता है और हमारे सामने रोने लगता है कि यार हमने ये फॉर्मूला याद किया था, 6 के केस में आंसर 15 आना चाहिए, हमने अपना सैंपल देखा, उसका आंसर, उस सैंपल में काफी एटम्स भी पड़े थे लेकिन आंसर 15 नहीं आ रहा है सर, आंसर तो सिर्फ जो है 12 आ रहा है, बताइए क्या चक्कर है। तो आप बताइएगा कि मैक्सिमम आंसर 12 अगर आपका आ रहा है तो आपके सैंपल में 9 एटम्स नहीं है, आपके सैंपल में ये कितने हुए? सिर्फ 6 एटम्स, क्योंकि 6 एटम्स के केस में आप 12 तक पहुंच सकते हैं। समझ पा रहे हो? आप ये तक बता सकते हैं कि आपके सैंपल में कितने एटम्स। ये एडवांस लेवल का एक बड़ा छोटा बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनेगा। और आप समझ लीजिए ज्यादातर बच्चे ये सवाल गलत करके आएंगे, ज्यादातर बच्चे, क्योंकि उनको तो एक ही बात पता है सर n/n-1/2 से 15 आना चाहिए। आप कह रहे हैं 15 आ नहीं रहा, आंसर 12 आ रहा है। सर आपका इसका मतलब फॉर्मूला गलत है या फिर आपका सवाल गलत है। लेकिन जो समझदार है वो समझ जाता है 12 आ रहा है, आना तो 15 चाहिए, इसका मतलब सर के सैंपल में लग रहा है इनफ नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। और फिर कितने हैं वो भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। 12 के केस में, 11 के केस में, 10 के केस में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको क्योंकि तरीका बता दिया गया। सब लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? सबको ये समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? n=7 के लिए 12 एटम्स रिक्वायर्ड है। पता नहीं, मुझे डाउट है यार, 12 तो शायद नहीं है। मुझे लगता है शायद एक बार करके देख लेना, मुझे पता नहीं है। 12 नहीं है, लेकिन 12 नहीं आएंगे। n=7 के लिए आंसर क्या आना चाहिए? 7 × 6/2 या दैट मींस 21 फोटॉन्स निकालने के लिए आपके सैंपल में 12 नहीं, मुझे लगता है या तो 11 या 14 ऐसे या 13 ऐसे, 12 नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसको तुम एक बार अगर करना चाहो, अदरवाइज तो इतना ही बहुत है कि आप इतना ही लर्न करके चले जाएं, क्योंकि जब आज तक कुछ पूछा ही नहीं गया, अरे तो कोई बम थोड़ी ना फोड़ देगा, पूछेगा तो शुरू करेगा तो इन्हीं में से कुछ शुरू करेगा, लंबा चौड़ा थोड़ी ना देगा। बल्कि उसको तो तुम सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया है कि नहीं, तो वो किसी भी सवाल से पूछ लेगा। n=5 देके पूछ लेगा बस, n=5 का आंसर जो है 10 आना चाहिए। आंसर 10 नहीं आ रहा सर, आंसर तो 8 आ रहा है, इसका मतलब है आपके सैंपल में इनफ नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, आपके सैंपल में कम एटम्स हैं। और वो कम कितने, वो मैं आपको बता देता हूं। कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनेगा, सोचिए। क्लियर है ये? शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये सारे लोग जो है, तुम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा करके और चीजों को सीखते चले जाएंगे और ये बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही चल रहे हैं, आप देखेंगे कि इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने के बाद आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन फिर ये मोल 1 मोल 2 के लिए मैं फिर बोलूंगा, ये वो चैप्टर थे जो अभी इससे पहले किए गए थे, इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आप जितना सवाल लगाएंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे, इसलिए घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस में लगे रहिए बस।
एग्जाम में जो सवाल आएगा मोल 1 मोल 2 का वो इजी आता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं लेकिन वो सवाल हमारे मतलब का आ जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस में लगे रहिए, आप परेशान ना करिए, ना परेशान होइए, ठीक है। सब लोग बहुत मेहनत करें, खूब मेहनत करो और कोशिश करो कि बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं कि सर इस बार हम आपका वो सपना पूरा करके दिखाएंगे कि टॉप 10 में रैंक आएगी। देखो कहते तो तुम लोग हो, और जो लोग कहते हैं वो हिम्मत भी दिखा रहे हैं ना, लेकिन फिर वही वाली बात है यार कि वो अंदर से वो मोटिवेशन चाहिए, अंदर से वो आग होनी चाहिए। टॉप 10 में रैंक लाना ये आसान नहीं है ना, तो इसलिए कोशिश में लगे रहना। अपनी तरफ से भी टाइम, जो भी टाइम बचता है उसमें कुछ भी अलग से पढ़ते रहना। कोई भी चैप्टर उठा के अपना पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों को आइडिया है कौन सा चैप्टर कहां दे रखा है, अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहिए। जब हम पढ़ाएंगे तब अलग बात है, लेकिन आप भी पहले से पढ़ते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। यानी जितना टाइम बच रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, उसमें सिर्फ पढ़ाई की जाए। अगर आपको लगता है आज का काम आपका हो गया तो आप कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समझ रहे हो। तो आप जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। सब लोग इस कोशिश के साथ लगे रहें और खूब कोशिश करें। इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर क्लास लेंगे और बहुत जबरदस्त, तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम। और बहुत जल्दी उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग जो है अपना, हम लोग आपस में टच में रहेंगे यार, है ना, तो हम अपना करते रहेंगे और जबरदस्त जो है कोशिश में लगते हैं और करके दिखाते हैं, है ना। तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं और इसको खत्म करते हैं। फिर अगली क्लास में हम डी ब्रॉगली वगैरह निपटाते हैं। और डी ब्रॉगली में भी तुम्हें बताऊं मैं, तुमने अगर मेरा डेमो लेक्चर देखा था, मैं डी ब्रॉगली को भी बिल्कुल लल्लू बना दूंगा, एकदम फर्जी, एकदम ओरली ऐसे खड़ा, कोई पेन वेन नहीं, कुछ नहीं सर, ओरल आंसर निकालें, ठीक है ना। तो हम डी ब्रॉगली को डिस्कस करते हैं और फिर हाइजेनबर्ग को फिर आगे देखते हैं। सब लोग खूब मेहनत करें भाई, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।